Hello everyone, welcome back to Learn with Surya, and today we are going to discuss about agent based architecture. एजेंट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या होता है ये आज हम जानेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज के टाइम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को सॉफ्टवेयर एजेंट के कॉन्सेप्ट पे दोबारा डिज़ाइन और डेवलप किया जा रहा है। तो क्या होता है कि एजेंट बेस्ड आर्किटेक्चर जो है एक नया अप्रोच है जिसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम को ऐसे ऑटोनोमस एजेंट्स के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है जो अपनी सोच जैसे इंटेलिजेंस है उसके बेस पे डिज़ाइन ले सकते हैं और एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर एजेंट्स बेसिकली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करते हैं। तो एजेंट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या होता है? Nowadays an increasing number of software projects are being revised, restructured and reconstructed in terms of software agents. Agent-based architecture represents a new approach to the analysis and synthesis of software systems, where the system is designed using autonomous agents that can make decisions and act intelligently. तो इसका कहने का ये मतलब है कि एजेंट्स एज पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, किसका पार्ट हो गए एजेंट? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का पार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि आज के टाइम पे जो एजेंट है, एजेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, वो एक नई अप्रोच आई है जिसमें जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम को एक ऑटोनोमस जो सेल्फ वर्किंग एजेंट होते हैं उनके थ्रू डिज़ाइन किया जा रहा है। ओके, तो वो होता है हमारा एजेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। अब एप्लीकेशंस क्या क्या होती है इसमें? एप्लीकेशंस ऑफ एजेंट बेस्ड सिस्टम्स। Agent as part of distributed system. Agent act as independent processing nodes in a distributed computing environment. अब जो एजेंट होता है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में एजेंट्स इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग नोड्स की तरह काम करते हैं। मतलब हर एजेंट अपना काम अलग से करता है लेकिन मिलकर पूरा सिस्टम बनाते हैं। हर एक एजेंट क्या करता है, अपना काम अलग अलग करते हैं और बाद में मिलकर एक सिस्टम को क्रिएट कर देते हैं। Agents for distributed sensing and information retrieval used in systems where data must be collected, analyzed and managed from multiple sources automatically. तो जब हम डेटा मल्टीपल जगह से कलेक्ट, एनालाइज और मैनेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे स्मार्ट सेंसर या सर्च सिस्टम में, तो एजेंट क्या करते हैं, उसका यूज़ होता है। जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और मैनेज करते हैं मल्टीपल सोर्सेज से, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। हैंडल टास्क लाइक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, प्राइस कंपेरिजन्स एंड पर्सनलाइज रिकमेंडेशन। एजेंट ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, प्राइस कंपैरिजन और पर्सनलाइज रिकमेंडेशन जैसे काम करते हैं। जैसे शॉपिंग साइट्स में रिकमेंडेड फॉर यू सिस्टम में होता है वैसे। Used in virtual assistant or interactive software that responds intelligently to user inputs. तो ये एजेंट चैटबॉट, वॉइस असिस्टेंट जैसे एलेक्सा होता है, सिरी होता है, ऐसे में ये क्या करता है, यूज होता है जहां ये यूजर के इनपुट को समझकर इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स देते हैं। मैनेज एंड मॉनिटर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ऑटोनोमसली, इंप्रूविंग इफिशिएंसी एंड फॉल्ट डिटेक्शन। अब ये क्या करते हैं, ये एजेंट क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स और प्रोसेस को मॉनिटर भी करते हैं, ऑटोमेटिकली फॉल्ट डिटेक्ट करके इफिशिएंसी बढ़ाते हैं उसकी। यूज्ड इन गेमिंग, सिमुलेशन एंड वर्चुअल रियलिटी वेयर एजेंट एक्ट एज ऑटोनोमस कैरेक्टर्स और एंटिटीज। अब क्या हो रहा है कि आजकल गेमिंग, सिमुलेशन और जो वर्चुअल रियलिटी है उनमें भी एजेंट जो है ऑटोनोमस कैरेक्टर्स की तरह काम करते हैं जो इन्वायरमेंट के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अब सेकंड, मतलब एक और आर्किटेक्चर हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, है ना, जो कि एक आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं ये। तो चलिए माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर समझते हैं, ये क्या होता है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर is a modern software architectural style where an application is divided into a collection of small, independent and loosely coupled services, each performing a specific business function. हर माइक्रो पहले तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसमें एक बड़ा एप्लीकेशन होता है जिस वो क्या करता है, एक छोटे छोटे इंडिपेंडेंट और लूजली कपल्ड सर्विसेज में तोड़ दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। हर सर्विस एक स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन को हैंडल करती है। जैसे एक सर्विस सिर्फ
पेमेंट के लिए, दूसरी सिर्फ ऑर्डर को मैनेज करने के लिए, तीसरी सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए। ऐसे वो सर्विसेज को ब्रेक किया जाता है। ईच सर्विस रन in its own process and communicates with others through lightweight APIs. Unlike monolithic architecture, where all functionalities are tightly integrated, microservices focus on independent development, deploying and scaling of each module. यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर माइक्रो सर्विस जो है अपने खुद के प्रोसेस में रन करती है और दूसरी सर्विसेज से लाइट वेट एपीआई जैसे HTTP रिक्वेस्ट या मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू क्या करती है, बात करती है। ये सिस्टम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से बिल्कुल अलग है, जहाँ सारी फंक्शनैलिटीज एक ही एप्लीकेशन में टाइटली इंटीग्रेटेड होती है। माइक्रो सर्विसेज में हर मॉड्यूल इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए अलग से डेवलप हो सकता है, अलग से हमारा डिप्लॉय हो सकता है एंड हम उसको क्या कर सकते हैं और अलग से हम उसे स्केल किया जा सकता है। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल जैसे नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है, यूज माइक्रो सर्विस टू हैंडल मिलियंस ऑफ यूजर रिक्वेस्ट इफिशिएंटली। अब जो नेटफ्लिक्स है वो मिलियंस ऑफ जो यूजर रिक्वेस्ट है उसको आसानी से इफिशिएंटली हैंडल कर रहा है। अमेजोन ईच बिजनेस एरिया कार्ड पेमेंट रिकमेंडेशंस रन्स एज सेपरेट माइक्रो सर्विसेज। सो अमेजोन क्या कर रहा है, अमेजोन में हर फीचर जैसे शॉपिंग कार्ट हुआ, पेमेंट, रिकमेंडेशन इंजन अलग माइक्रो सर्विस के फॉर्म में रन होता है। इससे एक सर्विस अपडेट करने से पूरा सिस्टम में इफेक्ट नहीं होता है ना। उबर माइग्रेटेड फ्रॉम मोनोलिथिक टू माइक्रो सर्विसेज फॉर बेटर स्केलेबिलिटी। अब मोनोलिथिक क्या मतलब, उबर ने अपने सिस्टम को मोनोलिथिक से माइक्रो सर्विस में माइग्रेट किया, जिससे उनके सिस्टम में बेटर स्केलेबिलिटी और फॉल्ट आइसोलेशन आया। ओके, सो ये हमारा डायग्राम है, जैसे क्लाइंट है, यहाँ पे एपीआई गेटवे एंड देन डोमेन सर्विस कंपोजिशन सर्विस। अब यहाँ पे क्या है, MOM है, मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर। ओके, तो ये होता है हमारा डायग्राम। ओके, सो नाउ मेन कॉन्सेप्ट, each microservice handle a single well-defined task. Services communicate through REST APIs, message queues और gRPC। कहने का ये मतलब है कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में हर एक सर्विस एक छोटा स्पेसिफिक और क्लियरली डिफाइंड टास्क हैंडल करती है। ये सर्विसेज एक दूसरे से बात करती है REST APIs, मैसेज क्यू या gRPC के थ्रू। ओके, हर माइक्रो सर्विस में क्या होता है कि अलग अलग टीम इंडिपेंडेंटली डेवलप, डिप्लॉय और मैनेज कर सकती है बिना दूसरे पर डिपेंड करे हुए। ओके, फॉर एग्जांपल कि इन एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज कुड हैंडल प्रोडक्ट कैटेलॉग, ऑर्डर, पेमेंट्स, शिपिंग, नोटिफिकेशन। ईच कैन बी डेवलप, डिप्लॉय एंड स्केल्ड सेपरेटली। कहने का यही मतलब है कि यहाँ पर क्या है कि एक ई कॉमर्स सिस्टम में अलग अलग माइक्रो सर्विसेज हो सकती है, जैसे प्रोडक्ट कैटेलॉग सर्विस जैसे प्रोडक्ट को मैनेज करती है, ऑर्डर सर्विस कस्टमर के ऑर्डर्स को हैंडल करती है, पेमेंट सर्विस जो होती है वो क्या ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस करती है, और शिपिंग सर्विस जो होती है वो डिलीवरी और ट्रैकिंग जो भी ट्रैकिंग को मैनेज करती है। नोटिफिकेशन सर्विस जो है ईमेल, SMS या ऐप नोटिफिकेशन भेजती है। तो इन सब सर्विसेज जो है इनको अलग अलग डेवलप, डिप्लॉय और स्केल किया जा सकता है। जैसे फेस्टिव सीजन में सिर्फ पेमेंट और ऑर्डर सर्विसेज को स्केल करना हो तो बाकी सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, बेनिफिट्स क्या क्या है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के, तो आपके जो सिलेबस है उसमें बेनिफिट्स और चैलेंजेस जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए बेनिफिट्स और इसके चैलेंजेस हम देखेंगे। सो बेनिफिट क्या है, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन टेक्नोलॉजी, फास्टर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, resilience and fault isolation, easy maintenance and updates, continuous delivery and DevOps friendly, improved productivity and reusability। सो कहने का ये सिंपल सा मतलब है कि हर सर्विस को अलग से स्केल किया जा सकता है। तो ये क्या है, स्केलेबिलिटी होती है माइक्रो सर्विसेज में ये वाली। फ्लेक्सिबिलिटी, हर टीम अपनी सर्विस के लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क यूज़ कर सकती है, जैसे जावा, पेमेंट्स के लिए हम जावा का यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर्स के लिए हम Node.js का, ऐसे हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फास्टर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, अब मल्टीपल टीम्स पैरेलल में अलग अलग सर्विस पर काम कर सकती है, इससे कि डेवलपमेंट स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। रिसाइलेंस एंड फॉल्ट आइसोलेशन, अब इसमें क्या होता है कि अगर एक सर्विस फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम डाउन नहीं होता, बाकी सर्विसेज नॉर्मल चलती रहती है।
इजी मेंटेनेंस एंड अपडेट, हर सर्विस को अलग से टेस्ट, अपडेट और डिप्लॉय करना इजी होता है बिना पूरे सिस्टम को टच करे हुए। कंटिन्यूस डिलीवरी एंड डेवऑप्स फ्रेंडली, अब ये आर्किटेक्चर जो है वो एजाइल और CI/CD पाइपलाइंस के साथ परफेक्टली फिट होता है, जिससे फ्रीक्वेंट अपडेट्स पॉसिबल होते हैं। इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी एंड रीयूजेबिलिटी, एक बार बनी हुई सर्विस जैसे नोटिफिकेशन सर्विस को दूसरे प्रोजेक्ट में भी हम रीयूज कर सकते हैं। ओके, तो ये भी इसमें क्या होता है, बेनिफिट होता है इसका। अब हम समझते हैं क्या क्या चैलेंजेस होते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में। कॉम्प्लेक्सिटी इन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन ओवरहेड, डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहता, इशूज, डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग चैलेंजेस, टेस्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी, सिक्योरिटी रिस्क, ऑपरेशनल ओवरहेड। तो जो चैलेंजेस होते हैं, जैसे माइक्रो सर्विस में कई छोटी छोटी सर्विसेज होती है, इनके बीच के डिपेंडेंसीज, वर्जन कंट्रोल और कम्युनिकेशन को मैनेज करना काफ़ी हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब कम्युनिकेशन ओवरहेड, हर सर्विस एक दूसरे से एपीआई कॉल्स या नेटवर्क कम्युनिकेशन के थ्रू बात कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इश्यूज होते हैं, जब हर सर्विस अपना अलग डेटाबेस रखती है तो कंसिस्टेंट डेटा मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग चैलेंजेस आते हैं, जैसे माइक्रो सर्विस को डिप्लॉय और मॉनिटर करने के लिए एडवांस टूल हमें चाहिए होते हैं। टेस्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी, एंड टू एंड टेस्टिंग टफ होती है क्योंकि एक सिस्टम में डजन्स ऑफ सर्विसेज होती है जिनको साथ में टेस्ट करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी रिस्क हो जाती है, कैसे माइक्रो सर्विस में ज़्यादा एंड पॉइंट्स और एपीआईज होते हैं, जिससे अटैक सर्फेस हमारा जो है वो बढ़ जाता है। हर सर्विस को सिक्योरली हमें डिज़ाइन करना ज़रूरी होता है। ऑपरेशनल ओवरहेड, नीड्स एक्सपर्टीज इन डेवॉप्स। ओके, तो यहाँ पर माइक्रो सर्विस के साथ काम करने के लिए डेवॉप्स, कंटेनराइजेशन जैसे डोकर और ऑर्केस्ट्रेशंस, कुबरनेट का नॉलेज जरूरी होता है। इससे सेटअप और मेंटेनेंस में एक्स्ट्रा मेहनत लगती है। तो यही होता है हमारा माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। आज हमने समझा एजेंट बेस्ड आर्किटेक्चर एंड माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।